नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हाल फिलहाल की है। बात कुछ यूं थी कि 29 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में गोसाईगंज थाने में एक महिला जो अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और नाम था कमला देवी, वो गोसाईगंज थाने पर पहुंची और वहां पर उसकी मुलाकात प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज से हुई। उसने बताया कि मेरे पास कल शाम को एक फ़ोन आया कि मेरी बेटी की लाश गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के पास पड़ी हुई है। पुलिस ने पूछा क्या मतलब, तो उसने कहा कि मेरी बेटी 21 अगस्त से घर से लापता है। 21 अगस्त से लापता होने के बाद हम उसको अपनी रिश्तेदारियों में ढूंढ रहे थे, हर वो संभव जगह जहां हमने उसको नहीं ढूंढा होगा। अब हम सोच रहे थे कि पुलिस में जाकर बेटी की गुमशुदगी लिखवा दें, लेकिन तब तक शाम को ये फ़ोन आ गया। पुलिस ने पूछा कि कैसे गई, भाग के गई, किसी के साथ देखा, किसी पे शक है। जिस तरह पुलिस हमेशा पूछती है, सामने वाला अनकंफर्टेबल होता है इस तरह के सवाल से, लेकिन ठीक है, पुलिस अपनी जानकारी के लिए और विवेचना या जांच को आगे बढ़ाने के लिए ये तमाम सवालात करती है। मां कमला देवी ने बताया कि मेरी बेटी का नाम सविता है और उसकी उम्र 21 साल है। उसके कान में कई दिनों से दर्द हो रहा था। वो घर से इलाज कराने की बात कहकर निकली थी। सविता ने यह भी कहा था कि दवा लेने के बाद वो बुआ के यहाँ रहेगी, हो सकता है देर हो जाए तो वो बुआ के यहाँ ही जाएगी। बुआ का घर भी अंबेडकर नगर में ही है, लेकिन जब दूसरे दिन शाम तक नहीं आई तो बुआ के घर संपर्क किया गया। बुआ ने ये बताया कि उसके यहाँ नहीं पहुंची है। हम तब से ढूंढ ही रहे थे और कल हमें इस तरह का फ़ोन आया। पुलिस ने वो नंबर ढूंढा उसके मोबाइल पर, जिस नंबर से उस दिन शाम को फ़ोन आया था कि तुम्हारी बेटी की लाश गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के पास पड़ी हुई है। नंबर का डिटेल और उसका लोकेशन ये सब पुलिस ने पता लगाना शुरू किया, और इस बीच में उस फ़ोन की बात को सच मानकर पुलिस अपने साथ कमला देवी को लेकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। वहां आसपास बहुत तलाशा, लेकिन वहां कहीं कुछ पता नहीं लगा। लेकिन तब तक पुलिस रेलवे स्टेशन के पास के खंडहर नुमा डाक बंगले पर, जो सिपाही होते हैं, कोई इधर ढूंढ रहा है कोई उधर ढूंढ रहा है, वहीं से इशारा किया कि साहब एक लड़की की लाश यहाँ खंडहर में, डाक बंगले के खंडहर में पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने देखा कि लाश बुरी तरह से जली हुई लग रही थी। ये भी बताया कि उसके शव का हाथ और पैर ही बचा था। उसके पेट का और पेट से ऊपर सीने का भीतर का पूरा हिस्सा गायब था, काटा नहीं गया था, जला हुआ प्रतीत हो रहा था, या उसको किसी केमिकल से जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। अच्छा, ये भी बताया पुलिस ने कि जब उसको देखने की कोशिश की गई कि पेट के भीतर का हिस्सा बिल्कुल खाली है, तो उसमें कुछ कपड़े ठूसे हुए मिले। वो कपड़े जो वहाँ खंडहर रेलवे स्टेशन के आसपास तमाम थैलियाँ, कपड़े के बैग, ये सब पड़े हुए होते हैं, वो उसी तरह की चीज़ों से उसको उसके पेट में ठूंस दिया गया था। पुलिस ने उसे शव को कब्जे में लिया और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चूँकि महिला के शव की बात थी, नोन थी, 21 साल की महिला थी, माँ ने शिकायत की थी, इसलिए फॉरेंसिक यूनिट को मौके पर बुलाया गया
और फॉरेंसिक यूनिट ने बहुत ढेर सारे एविडेंस कलेक्ट किए मौके पर, और उस शव के डीएनए सैंपल भी लिए गए। पुलिस शव को पंचायतनामा कर भेजने के बाद उस नंबर का जब लोकेशन निकाला, वो भी अयोध्या उसकी लोकेशन निकली, नंबर चल रहा था। पुलिस ने उसको ढूंढा और शव मिलने यानी शव की सूचना आने के 12 घंटे के भीतर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये सूचना दी थी। उसका नाम दिलीप था, उसका नाम दीपक था। दीपक सुल्तानपुर ज़िले के देवकली थाना कूड़ेभार गांव का रहने वाला था और इस लड़की से यानी सविता से, मृतक से, उससे 3 साल से अफेयर चल रहा था। 3 साल का अफेयर था जिसकी परिणति ये हुई थी। पुलिस ने उससे डिटेल में पूछताछ शुरू की, कारण कि ये पता करना ज़रूरी होता है कि क्यों जो हत्या की गई या जो हत्या हुई वो क्यों की गई, क्या उसका पर्पस था, क्या उसका मोटिव था। मोटिव ऑफ द मर्डर ये इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, ट्रायल के लिहाज से और ट्रायल के बाद आने वाले फैसले के लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है। मोटिव अगर रेलिवेंट है तो फिर सज़ा होती है। तो बहरहाल मोटिव का पता किया गया, तो पता ये लगा, यानी बताया उसने ये कि साहब ये 3 साल से हमसे रिलेशन में थी, हमारा अफेयर भी था, हम मिलते भी थे और हमारे रिलेशन भी थे, और उसकी सारी ज़रूरतें, दिलीप ने बताया कि उसकी सारी दीपक ने बताया कि उसकी सारी ज़रूरतें मैं ही पूरी करता था। लेकिन अचानक पिछले 6 महीने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वो फ़ोन अटेंड नहीं करती थी, बात करने पर कोई न कोई बहाना बनाकर, और ख़ासकर ये बहाना ज़रूर कि अम्मा आ गई हैं, फ़ोन रखो। 1-2 मिनट से अधिक वो बात नहीं करती थी। दाल में कुछ काला मुझे समझ में आया। मैं पागलों की तरह फिर उसका पीछा करने लगा। मैं यहाँ से सुल्तानपुर से जाता था, वहाँ अम्बेडकर नगर, वहाँ कहीं स्टेशन पे रुकता था। सवेरे उसके घर के आगे पीछे, उसके आने जाने के रास्ते, सब जगह उसका पीछा करता था, और 20 दिन करीब मुझे वहाँ घूमते हुए लगे, लोगों से बात करते हुए लगे। लेकिन मुझे ये पता लग गया कि अब ये किसके संपर्क में है जिसके कारण मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर रही है। जैसे ही मुझे ये पता लगा, उस लड़के के बारे में भी मैंने पूरी जानकारी कर ली। फिर ये भी पता लग गया कि इस लड़की का उस लड़के से संबंध है पिछले 6 महीने से। ये बात भी वहाँ आम हो गई है, लोग इसको जानते हैं। मैं बराबर कहता हूँ कि इस तरह के संबंधों को लोग ये सोचते हैं कि वो छिपा कर रहे हैं, दुनिया की नज़र नहीं है। लेकिन जो कुछ अति उत्साही लोग होते हैं, अति उत्साही युवक होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, उनकी नज़र सिर्फ इस बात पर होती है कि ये महिला है तो कहाँ जाती है, ये लड़की है तो कहाँ गई, ये बाज़ार गई तो किससे मिली। केवल यही काम उनको, अगर किसी से कोई बात करता हुआ भी मिल जाए तो अगले दिन पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है। इसी काम में लगे रहते हैं। उनका अपना कुछ हो ना हो, लेकिन दूसरा अगर जरा सा कहीं उसने आंखें इधर उधर की नहीं कि फ़ौरन इनकी नज़र लग जाती है। तो बहरहाल इस तरह के कुछ अति उत्साही व्यक्तियों ने ये पता कर लिया था, और ये बात आम हो गई थी कि आजकल उसके दीपक के संबंध, या इस लड़की के संबंध दीपक नाम के एक लड़के से हो गए हैं जो सुल्तानपुर का रहने वाला है। सारी बात पता करके वो अपने घर लौटा, और घर से उसने फ़ोन से सविता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सविता उसका फ़ोन उसने उठाना ही बंद कर दिया। एक दिन में 30-30, 40-40 मिस्ड कॉल होने के बावजूद भी सविता ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इस बात से वो बहुत व्यथित हो गया। किसी अपने दोस्त के फ़ोन से उसने फ़ोन मिलाया तो सविता ने फ़ौरन उठा लिया। सविता से उसने ये कहा कि इसके पहले कि तुम ये फ़ोन बंद करो, मेरी बात सुन लो। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि
तुम्हारे लिए अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, मर गया हूँ। लेकिन यही बात, तुम अयोध्या आ जाओ, तुमने दर्शन भी अभी तक नहीं किया है, हम तुम्हें दर्शन कराएंगे, और मंदिर के भीतर मुझसे सिर्फ ये कहना कि आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और मैं कभी दोबारा फ़ोन नहीं करूँगा। ये बात जब रिपीट की तो करीब 2 घंटे बाद सविता का फ़ोन उस पर आया, उसके नॉर्मल फ़ोन पे, जिस पे वो 40-40 मिस्ड कॉल नहीं उठा रही थी। उसने कहा ठीक है, कब आना है, कितने बजे आना है, कौन सी गाड़ी मिलेगी। उसने गाड़ी भी बताई और बाकी चीज़ें भी बताईं और ये कहा कि 21 तारीख को तुम घर से दोपहर बाद निकलो, इस गाड़ी से पहुँचो, 21 तारीख को हम तुम्हें ट्रेन से उतार लेंगे और फिर सीधे मंदिर चलेंगे, मंदिर में फिर ये बात होगी, तुम वापस घर लौट आना, हम वापस घर लौट आएंगे। सविता को लगा कि 3 साल से हमारे इसके संबंध हैं और हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अब हम इसके साथ ये संबंध कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। मंदिर के भीतर वो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, वो वहीं ये बात कह दूंगी, हमेशा के लिए मेरा पिंड छूट जाएगा। और उसने चूँकि वो भी भगवान को, इनको मानने वाला है, अगर वो मंदिर के भीतर कह देगा कि हम कभी फ़ोन भी नहीं करेंगे, कभी मिलेंगे भी नहीं, तुम्हारे चक्कर में नहीं रहेंगे, तो फिर वो आएगा भी नहीं, ऐसा उसका मानना था। दिन तारीख तय हुई और 21 तारीख को वो ट्रेन से वहाँ पहुँच गई। रास्ते में ही उसे एक स्टेशन पर मिल गया दीपक भी उसे मिल गया, उसके साथ साथ गया। गोसाईगंज पर उसने इसे उतार लिया। उतारने के बाद कहा कि बहुत देर हो गई है, कुछ हम लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं, तब आगे की यात्रा करते हैं। वो इसके छलावे में, बहकावे में आ गई और फिर उसके साथ उतर गई। दीपक के सिर पे खून सवार था। उसने पहले ही प्लान करके कि इसे कहाँ मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, उसे उतार लिया। बाज़ार में कहीं चाय वाय नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद उसे खंडहर की तरफ ले गया कि कुछ बातें करनी हैं, क्या क्या हम लोगों को मंदिर में कहना है, क्या क्या नहीं कहना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये बात पहले से तय कर लेनी चाहिए। मंदिर में 1000 लोग होंगे, वहाँ पर झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। बात मान के वो खंडहर की तरफ गई। पहुँचते ही दीपक ने उसका गला दबा दिया। काफ़ी देर तक उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाए रखा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि ये मर गई, तब वो वहाँ से उठ के फिर गोसाईगंज बाजार आया। सैनिटरी वेयर की दुकान, जहाँ बाकी चीज़ें मिलती हैं घरेलू कामकाज की या घरेलू इस्तेमाल की, वहाँ से इसने जो टॉयलेट साफ़ करने वाला एसिड होता है, रॉ एसिड होता है, बिना किसी ब्रांड के लोग दुकानों पर बेचते हैं, उसकी 4-5 बॉटल एक साथ एक पॉलीथीन में ले आया और सीधे खंडहर में वहीं पहुंचा जहां पर उसने उसको मारा था, सविता को। फिर उसके पेट में किसी नुकीली चीज़ से, वहाँ चूँकि खंडहर था, सरिया के टुकड़े, तमाम टुकड़े, किसी नुकीली चीज़ से उसके पेट में होल किया, बड़ा छेद किया और एक एक करके पाँचों बॉटल जो वो एसिड ले आया था उसके पेट में भर दिया। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया, सुल्तानपुर गया। सुल्तानपुर से फिर अगले दिन आया, बहाना बनाकर 2-1 बार फिर शव के चक्कर काटे। फिर अयोध्या रुक गया, फिर वापस अगले दिन आया, फिर शव के चक्कर काटे और रोज़ का अखबार ये पढ़ता रहा कि पुलिस अब तक इस लाश के पास तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तीसरे दिन जब वो गया, उसने देखा कोई भीड़ भाड़ भी नहीं थी, किसी के आने की संभावना भी नहीं थी, तो वो लाश के पास बैठा और तब तक उसके पेट का हिस्सा पूरा गल के बाहर आ गया था। आसपास के कपड़े पॉलीथीन में उसको भर के फेंका और कपड़े और पॉलीथीन को उसके भीतर डाल दिया, पेट के भीतर, खोखले पेट के भीतर, ताकि वो बुरा न लगे, देखने में खराब न लग रही हो। पेट उसका, जो उसकी ऊंचाई है, वो उसकी ऊंचाई पर वो दिखाई पड़े। और उसके बाद जैसा उसने बताया कि लाश के पास बैठकर घंटों रोया। वो परेशान ये था कि पुलिस आ नहीं रही है, लाश
सड़ती जा रही है, गलती जा रही है। अब उसमें पेट के भीतर का जो हिस्सा होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, इंटेस्टाइन उसमें होता है, थोड़ा सा नीचे इसोफेगस के नीचे का पोर्शन होता है, बाकी इपिथेलियम बहुत ढेर सारा होता है, फ्लूइड बहुत ढेर सारा होता है। और क्या इफेक्ट डाला उस पर एसिड ने, ये कहना मुश्किल है। एसिड ही था कि कोई और दूसरा केमिकल था, ये भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो भी वो ले आया था उसे उसने खाली बॉटल्स को रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया था ताकि दोबारा इसका कोई पता न लगे। खूब रोने के बाद फिर अब की बार वो वापस अपने घर लौट गया और उसने ये डिसाइड किया कि ऐसे तो कुछ दिनों बाद पुलिस अगर जाएगी भी तो इसे लावारिस में इसका दाह संस्कार कर देगी और फिर घर वाले इसको जला नहीं पाएंगे, इसकी आत्मा को कष्ट होगा। बहुत ज़्यादा उहापोह के बाद उसने उसकी माँ को फ़ोन किया। हत्या की उसने, बहुत ही नृशंस हत्या की, बहुत ब्रूटल तरीके से मारा, लेकिन ये सोच के कि कहीं फिर ये लावारिस में न दफना दी जाए या कल को ये पहचान में ना आए तो फिर कोई कैसे इसकी पहचान करेगा, उसने इसकी माँ को फ़ोन किया और माँ को फ़ोन करके ये बताया कि तुम्हारी बेटी की लाश गुसाईगंज रेलवे स्टेशन के पास पड़ी हुई है। माँ भी घबरा गई, भाग के थाने पर आई। थाने वाले उसको लेकर गए और पहचानने लायक उसमें कुछ नहीं था, लेकिन कपड़े सारे थे। साड़ी का कुछ हिस्सा और बाकी कुछ कपड़ों का हिस्सा तो गल गया था, बिल्कुल ख़राब हो गया था, लेकिन काफ़ी बड़ा हिस्सा कपड़ों का वो बिल्कुल ठीक था, सच था। और उससे उन्होंने मतलब जिसको कहते हैं कि असली तौर पर या बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अपनी बेटी की पहचान की। फिर भी पुलिस ने डीएनए सैंपल ले लिया है जो उसकी माँ से मैच कराएंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे कि बहुत बार अपराधियों ने दूसरी की लाश को किसी की लाश बता के अपने अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की है। बहुत ढेर सारे एविडेंस भी, फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए गए और उसको दीपक को जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिलने की, हत्या की सूचना मिलने के 12 घंटे के भीतर ही। जो एसएसपी राजकरण नैयर थे, उन्होंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस हत्या का खुलासा किया। उन्होंने ये भी बताया कि एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर के नेतृत्व में ये टीम जो बनाई गई थी उसने 12 घंटे में ही इसका अपराधी को, हालांकि उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं, वो अपने ही फ़ोन से उसने उसकी माँ को फ़ोन किया था। जब एक बार फ़ोन नंबर मिल गया और सही आदमी था तो उसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आज की घटना देखिए, सविता की हत्या इसलिए हुई कि 3 साल तक दीपक के साथ रिलेशन में रहने के दौरान ही वो एक दूसरे युवक से बात करने लगी और दीपक को बिना कारण बताए उससे दूर होने का प्रयास करने लगी। और इसी प्रयास के कारण दीपक ने ये नोटिस किया कि उसके व्यवहार में अचानक बड़ा परिवर्तन आने लगा। दीपक इस बात से बहुत अपसेट हुआ और उसने सोचा या उसने प्रण किया कि हमें इस अप्रत्याशित व्यवहार के लिए इसका कारण खोजना है। वो सुल्तानपुर से आके और अंबेडकर नगर अकबरपुर थाना क्षेत्र में जहाँ उसका मकान था, कई दिन तक उसने यही पता करने की कोशिश की। 10 दिन चक्कर लगाने के बाद उसे इस बात का पता लग गया कि इसके अब किसी और लड़के से संबंध है, लेकिन इसका भी उसने पुख्ता तौर पे पता लगा लिया वो लड़का कौन है। आसपास के लोगों से बात की, घुल मिल कर बात करने की कोशिश की, चाय मिठाई की दुकान पर बैठ के बात करने की कोशिश की। हम उम्र लड़के जो ज़्यादा उत्साही होते हैं, तो ये पता लगा कि यहाँ आसपास इस उम्र के लड़कों में ये बात, ये उनकी जानकारी में है कि आजकल सविता का प्रेम प्रसंग फलां लड़के से चल रहा है। सब कुछ कंफर्म करने के बाद वो घर आ गया। घर आकर उसने उससे फ़ोन पर उसके अचानक बदले हुए इस व्यवहार के बारे में
बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी, पहले तो उसने कुछ भी बोलने से इनकार किया और बाद में फिर उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। उसके इस व्यवहार से उसके मन में, दीपक के मन में बदले की भावना घर कर गई और बहुत ज़बरदस्त बदले की भावना घर कर गई। और एक दिन उसने दूसरे के फ़ोन से उसे फ़ोन किया और कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, और सिर्फ मेरी ये बात सुन लो कि तुम आज किसी दिन अयोध्या आ जाओ और यहीं मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर में ही तुम ये बात मुझसे कह दो कि मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं भगवान के सामने ये कसम खा लूँगा कि मैं दोबारा कभी फ़ोन नहीं करूँगा, मुझे इस बात का बुरा भी नहीं लगेगा। सविता ने सोचा पीछा छुड़ाना ही है, और ये जो लोगों में ये प्रचलन में है कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, या जो बोलेंगे, जो कमिटमेंट करेंगे वो ज़रूर पूरा करेंगे, ये इस तरह की भावना, वो भी अयोध्या और उसके आसपास के लोगों में ये भावना है और बड़ी जागृत भावना है उनके भीतर। तो उसने सोचा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, वहीं बुलाते हैं, वहीं मंदिर में दर्शन करते हैं और वहीं वो कह देगा, मेरा पिंड उससे छूट जाएगा। यही सविता ने सोच लिया कि इससे बढ़िया कोई और मौका नहीं होगा। वो तय समय पर, तय गाड़ी पर वो वहाँ अयोध्या के लिए रवाना हुई या गई, और फिर गोसाईगंज में ही उसको दीपक ने उतार लिया। उतारने के बाद उसे नाश्ता पानी कराया। नाश्ता पानी करने के बाद डिटेल बातें करने के लिए उसे खंडहर की तरफ, जो डाक बंगला था बिल्कुल खंडहर हो गया था, उसमें ले गया और ले जाते ही तुरंत मार दिया। बाजार से वो टॉयलेट क्लीनर या केमिकल या जो कुछ भी था वो ले आया, पेट में नुकीली वस्तु से काफ़ी बड़ा छेद किया और उसके बाद उसी में बॉटल के नेक को, उसकी गर्दन को फंसा के धीरे धीरे करके सारा टॉयलेट क्लीनर या जो भी केमिकल रहा हो वो उस पेट के भीतर भर दिया और बॉटल्स को, खाली बॉटल्स को रेलवे ट्रैक पर फेंक आया। दिन में कई बार उसे जाकर देखता था। अंतिम बार जब उसने जाकर वहाँ देखा तो उसका पेट के भीतर का जो भी था, मसल्स थे या जो भी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ थे वो सब जल गए थे या गल गए थे। पेट उसका बिल्कुल पिचका हुआ सा लग रहा था। उसने जो कुछ भी उसमें से बाहर निकला था उसे पॉलीथीन से और कपड़ों से, वहाँ गंदे कपड़े बहुत मिल जाते हैं आपको रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे उड़ते रहते हैं, उनसे साफ़ किया और वैसे ही कुछ कपड़े और पॉलीथीन इकट्ठा करके उसके पेट के भीतर डाल दिया ताकि देखने में वो देखने में बुरा न लगे, उसको बुरा न लगे, इस पर्पज़ से डाला। और फिर वहीं बैठकर जी भर कर रोया। वहाँ से घर वो वापस आ गया और अखबार देखता रहा कि शायद पुलिस वहाँ तक पहुँच गई हो और इसका पता लग गया हो कि किसकी बॉडी है। फिर कोई बात नहीं है, लेकिन कई दिनों तक जब कुछ पता नहीं लगा तो उसे ये लगा कि कम से कम ठीक है, उसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने उसकी जान ले ली, लेकिन उसके शव को अंतिम संस्कार का हक है, उसका अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। और फिर जब उसे इस उहापोह में सोचते सोचते उसने आखिरकार उसकी माँ को फ़ोन मिला ही दिया और उसको बताया कि ऐसे ऐसे है, ताकि वो वहाँ पहुंचकर उसका जो अंतिम संस्कार है उसका वो करा सके या कर सके। देखिए, उसके इतने सब व्यवहार से ये लगता है कि दीपक उसको दिल से मानता था, चाहता था सविता, पर सविता ने उसे धोखा दिया, बहुत गहरा जख्म दिया उसे, बहुत, जिसको धोखे की भी अल्टीमेट लिमिट क्रॉस कर ली। और उस बदले की भावना में उसने सविता को मार दिया, बुरी तरह मार दिया, पेट को जला दिया, कारण चाहे जो रहा हो। लेकिन मारने के बाद भी उसका जो उसके मन में जो उसकी भावना थी सविता के प्रति वो कम नहीं हुई। और किसी भी जेन्युइन प्रेमी या प्रेमिका को ऐसे धोखा देना ये वैसे भी अक्षम्य अपराध है, बिना कारण के। दूसरे के चक्कर में पहले वाले को या पहली वाली को, तीसरी के चक्कर में दूसरे वाले या दूसरी वाली को आप ऐसे धोखा देते रहेंगे, ये अक्षम्य
अपराध है और इससे सिर्फ नुकसान ही होना है, कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। एक आध हज़ार में एक आध अपवाद को अगर छोड़ दें तो कभी फ़ायदा नहीं हुआ है, हमेशा नुकसान हुआ है। इसलिए इस तरह के अक्षम्य अपराध आपस के संबंधों में कभी न करें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।